तेज बारिश से पूरा शहर थम चुका था। सड़क किनारे एक दुबली पतली काया वाला व्यक्ति अपने सीने से पुराना चमड़े का बैग लगाए भीग रहा था। उसका नाम विनोद था। वह नगर पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष था। तनख्वाह कम थी, लेकिन ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसी समय एक सफेद लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठी मशहूर महिला वकील आर्या मेहता ने कहा, इतनी बारिश में कहाँ जाना है? आइए, मैं छोड़ देती हूँ। विनोद ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद मैडम, लेकिन मेरे भीगे कपड़ों से आपकी कार गंदी हो जाएगी। आर्या मुस्कुराई। कार दोबारा साफ हो सकती है, लेकिन इंसान को बारिश में यूं छोड़ देना सही नहीं होगा। विनोद कार में बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस पुराने बैग पर जा रहा था। आर्या ने पूछा, इस बैग में ऐसा क्या है जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा संभाल रहे हैं? विनोद ने धीमी आवाज में कहा, इसमें कुछ ऐसे कागज हैं जो एक निर्दोष परिवार को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कल अदालत में इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। आर्या चौंक गई। उसे क्या पता था कि जिस मुकदमे की वह खुद पैरवी करने वाली है, उसी मुकदमे की सच्चाई इस साधारण पुस्तकालय अध्यक्ष के बैग में छुपी हुई है। कार अपने रास्ते बढ़ती रही, लेकिन किस्मत दोनों को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही थी जहां अगले दिन अदालत में सामने आने वाला सच कई जिंदगियां बदलने वाला था। अगली सुबह शहर की सबसे बड़ी जिला अदालत में असाधारण भीड़ थी। जिस मुकदमे की सुनवाई होने वाली थी, वह करोड़ों रुपए की पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ था। महिला वकील आर्या मेहता पूरी तैयारी के साथ अदालत पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने गवाहों की सूची देखी, उसकी नजर एक नाम पर जाकर ठहर गई, विनोद शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष। वही व्यक्ति जिसे उसने पिछली रात बारिश में अपनी कार में बैठाया था। कुछ ही देर बाद विनोद शांत कदमों से अदालत में दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही पुराना चमड़े का बैग था जिसे वह कल अपनी जान से भी ज्यादा संभाल रहा था। अदालत में मौजूद लोग इसकी साधारण वेशभूषा देखकर उसे मामूली गवाह समझ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में वही व्यक्ति पूरे मुकदमे की दिशा बदल देगा। जज के सामने खड़े होकर विनोद ने बैग खोला और उसमें से कई वर्ष पुराने रजिस्टर, हस्तलिखित पत्र तथा पुस्तकालय में सुरक्षित रखे गए मूल अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां निकाली। उसने शांत स्वर में कहा, माननीय न्यायालय, ये दस्तावेज पिछले 20 वर्षों से नगर पुस्तकालय के दुर्लभ अभिलेख अनुभाग में सुरक्षित थे। इन्हें कभी किसी ने देखने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन जब मुझे इनकी सच्चाई का पता चला, तब मैंने इन्हें बचाकर रखा। उसकी बात सुनते ही अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विपक्ष के वकील के चेहरे का रंग उड़ चुका था।
क्योंकि जिन कागजों को हमेशा के लिए गायब मान लिया गया था, वही आज न्यायालय के सामने रखे जा चुके थे। आर्या ने एक एक दस्तावेज ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य साफ साफ दिखाई देने लगा। उन कागजों से साबित हो रहा था कि जिस गरीब परिवार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, वह पूरी तरह निर्दोष था, जबकि असली षड्यंत्र किसी और ने रचा था। जज ने दस्तावेज को रिकॉर्ड में शामिल करने का आदेश दिया और पूरी अदालत कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। विनोद ने किसी विजय का भाव नहीं दिखाया, बल्कि सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, सच को देर तक छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। उधर अदालत की पिछली पंक्ति में बैठा एक प्रभावशाली उद्योगपति यह सब देखकर बेचैन हो उठा। उसके माथे पर पसीना छलक आया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यदि विनोद ने अगला सबूत भी पेश कर दिया तो वर्षों से छिपा उसका सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाएगा। तभी जज ने गंभीर आवाज में कहा, अगली सुनवाई से पहले यदि इस मामले से जुड़ा कोई और साक्ष्य है तो उसे भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यह सुनते ही विनोद ने अपने बैग की अंदरूनी जेब पर हाथ रखा और हल्की आवाज में कहा, अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी है। अगली सुनवाई शुरू होते ही अदालत का माहौल पहले से भी अधिक गंभीर था। शहर के बड़े व्यापारी, पत्रकार और आम लोग हर कुर्सी पर बैठे थे। सभी की निगाहें केवल विनोद पर टिकी थी। वह हमेशा की तरह साधारण कपड़ों में अदालत पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो केवल सच्चाई के साथ खड़े व्यक्ति के पास होता है। जज के सामने खड़े होकर उसने अपने पुराने चमड़े के बैग से एक सीलबंद लिफाफा निकाला और कहा, माननीय न्यायालय, यह वह अंतिम प्रमाण है जिसे मैंने कई वर्षों तक सुरक्षित रखा। मुझे डर था कि यदि वह गलत हाथ में पड़ गया तो निर्दोष लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। लिफाफा खुलते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। उसके भीतर एक पुरानी वसीयत की मूल प्रति, कुछ बैंक रिकॉर्ड और एक हस्तलिखित पत्र था। पत्र पढ़ते ही जज का चेहरा गंभीर हो गया। उसमें साफ लिखा था कि करोड़ों रुपए की संपत्ति पर जिस परिवार को अवैध कब्जेदार बताया जा रहा था, वही उसका वास्तविक उत्तराधिकारी था। असली षड्यंत्र उस प्रभावशाली उद्योगपति विक्रम सेठ ने रचा था, जिसने लालच में आकर सभी पुराने दस्तावेज गायब करवा दिए थे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां वर्षों पहले नगर पुस्तकालय के दुर्लभ अभिलेख अनुभाग में जमा हो चुकी थी और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी विनोद के पास थी। इतना सुनते ही विक्रम सेठ अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके वकील ने घबराकर दस्तावेजों पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पुस्तकालय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी अदालत में उपस्थित हो गए। उन्होंने रिकॉर्ड रजिस्टर, सरकारी मोहर और अभिलेखों को प्रमाणिकता की पुष्टि करते हुए कहा, इन दस्तावेजों को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। यह सरकारी रिकॉर्ड है और वर्षों से सुरक्षित रखा गया है।
यह सुनते ही अदालत में बैठे लोगों के बीच हलचल मच गई। आर्या मेहता की आंखों में पहली बार विनोद के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा यह गरीब पुस्तकालय अध्यक्ष केवल किताबों का रखवाला नहीं, बल्कि सच और ईमानदारी का प्रहरी है। इसी बीच अदालत के दरवाजे पर एक वृद्ध महिला कांपते हुए कदमों से भीतर आई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने विनोद को देखते ही भर्राए स्वर में कहा, बेटा, आज अगर तुम ये कागज नहीं बचाते तो मेरे दिवंगत पति की आखिरी निशानी भी हमसे छीन जाती। यह सुनकर पूरा अदालत कक्ष भावुक हो उठा, लेकिन तभी जज ने मेज पर हथौड़ा मचाते हुए कहा, इस मामले में अभी एक और महत्वपूर्ण गवाह का बयान बाकी है। उसके बाद जो फैसला आएगा वह केवल इस संपत्ति का नहीं, बल्कि कई वर्षों से छिपे एक रिश्ते का भी सच सबके सामने आएगा। यह सुनते ही आर्या और विनोद दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगला खुलासा उनकी अपनी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अदालत में कुछ क्षणों के लिए ऐसी खामोशी छा गई, मानो हर कोई आने वाले सच का इंतजार कर रहा हो। तभी अदालत का कर्मचारी एक वृद्ध व्यक्ति को सहारा देकर अंदर लाया। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और धुंधली आंखों वाले उस बुजुर्ग का नाम हरिनारायण त्रिपाठी था। उन्होंने जज के सामने हाथ जोड़कर कहा, माननीय न्यायालय, मैं इस मुकदमे का आखिरी गवाह हूँ। इतने वर्षों तक डर के कारण चुप रहा, लेकिन आज इस ईमानदार पुस्तकालय अध्यक्ष ने मुझे सच बोलने का साहस दे दिया है। उनकी आवाज सुनते ही उद्योगपति विक्रम सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ चुका था कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। हरिनारायण ने कांपते स्वर में बताया, 20 वर्ष पहले असली वसीयत को नष्ट करने के लिए मुझे मोटी रकम का लालच दिया गया था। मैंने लालच में आकर कागज चुराने की कोशिश भी की, लेकिन उसी समय पुस्तकालय में काम करने वाले विनोद के दिवंगत पिता शिव कुमार ने मुझे रोक लिया। उन्होंने असली दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित करवा दी और मुझसे कहा था, यदि कभी न्याय का समय आए तो सच जरूर बता देना। मैं वर्षों तक डरता रहा, क्योंकि विक्रम सेठ मुझे जान से मारने की धमकी देता रहा, लेकिन आज मैं अपने अपराध का बोझ और नहीं उठा सकता। यह सुनते ही पूरी अदालत स्तब्ध रह गई। विनोद की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार पता चला कि उसके पिता ने अपनी ईमानदारी की कीमत केवल गरीबी से नहीं, बल्कि लगातार मिलती धमकियों से भी चुकाई थी। आर्या मेहता की आंखें भी नम हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, आज समझ में आया कि कुछ लोग धन से नहीं, अपने चरित्र से करोड़पति होते हैं। अदालत में बैठे अनेक लोगों ने अनायास ही विनोद की ओर सम्मान से देखना शुरू कर दिया। उसकी सादगी के पीछे छिपा त्याग अब सबके सामने था। लेकिन तभी विक्रम सेठ अचानक अपनी कुर्सी से उठा
और ऊंची आवाज में बोला, यह सब झूठ है। मेरे पास भी ऐसा सबूत है जो इन सभी दस्तावेजों को झूठा साबित कर देगा। इतना कहकर उसने अपने सहायक को इशारा किया। अगले ही पल अदालत के दरवाजे से एक व्यक्ति हाथ में पुराना विप्र केस लेकर अंदर आया। उसे देखते ही विनोद और हरिनारायण दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई। आर्या ने भी उसे पहचानते ही धीमे स्वर में कहा, अगर यह आदमी सचमुच गवाही देने आया है तो आज का फैसला पूरी तरह बदल भी सकता है। और अदालत में मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें तेज हो गई। अगले ही पल जो होने वाला था उसने पूरे शहर को हिला देने की भूमिका तैयार कर दी। अदालत का माहौल अचानक तनाव से भर गया। जैसे ही वह व्यक्ति हाथ में पुराना विप्र केस लेकर गवाहों के कटघरे तक पहुंचा, सभी की निगाहें उसी पर टिक गई। उसका नाम राजीव सक्सेना था। कई वर्ष पहले वह विक्रम सेठ की कंपनी में लेखाधिकारी रह चुका था, लेकिन अचानक नौकरी छोड़कर कहीं चला गया था। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि राजीव उसकी तरफ से गवाही देगा, लेकिन अगले ही पल राजीव ने जज के सामने हाथ जोड़कर कहा, माननीय न्यायालय, मैं आज यहाँ किसी का साथ देने नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप स्वीकार करने आया हूँ। वर्षों पहले मैंने लालच में आकर झूठे कागज तैयार किए थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि एक निर्दोष परिवार बर्बाद हो गया और एक ईमानदार आदमी का परिवार गरीबी में जीने को मजबूर हो गया, तब से मेरी आत्मा मुझे हर दिन धिक्कारती रही। इतना कहते हुए उसने विप्र केस खोला। उसके भीतर कंपनी की पुरानी फाइलें, बैंक लेन देन के रिकॉर्ड, कुछ हस्तलिखित अनुबंध और एक पेन ड्राइव रखी थी। अदालत की अनुमति मिलने पर पेन ड्राइव चलाई गई। स्क्रीन पर कई वर्ष पुरानी रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें विक्रम सेठ अपने साथियों से कह रहा था, असली वसीयत किसी भी कीमत पर गायब होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड बच गया तो करोड़ों की संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। यह आवाज सुनते ही अदालत में बैठे लोगों के मुंह से एक साथ आश्चर्य की आवाज निकल पड़ी। विक्रम सेठ का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आर्या मेहता ने शांत स्वर में कहा, माननीय न्यायालय, अब यह केवल संपत्ति का मामला नहीं रह गया। यह सच, ईमानदारी और एक निर्दोष परिवार को न्याय दिलाने का मामला है। जज ने सभी दस्तावेजों और रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया। अदालत में मौजूद पत्रकार तेजी से नोट्स बनाने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि यह मुकदमा अगले दिन पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बनने वाला है। उसी समय वृद्ध महिला कांपते हुए कदमों से विनोद के पास आई। उसके सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पिता ने जिस ईमानदारी की विरासत छोड़ी थी, आज तुमने उसे निभाकर उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
लेकिन तभी अदालत के एक कर्मचारी ने दौड़ते हुए जज को एक सीलबंद सरकारी लिफाफा सौंपा। लिफाफे पर लिखा था, अत्यंत गोपनीय, केवल न्यायालय में खोला जाए। जज ने जैसे ही उसे खोला, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इस लिफाफे में जो जानकारी है वह इस मुकदमे को ही नहीं बल्कि विनोद की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अंतिम फैसला सुनाने से पहले इस रहस्य का सामने आना आवश्यक है। यह सुनते ही पूरी अदालत फिर से गहरे सन्नाटे में डूब गई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उस सरकारी लिफाफे में ऐसा कौन सा सच छिपा है जो अब तक सबकी नजरों से दूर था। जज ने सरकारी मुहर लगा हुआ वह सीलबंद लिफाफा धीरे धीरे खोला। पूरे अदालत कक्ष में एक ऐसी खामोशी थी कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। जज ने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया और कुछ क्षण बाद गंभीर स्वर में बोले, यह रिपोर्ट राज्य अभिलेखागार विभाग द्वारा भेजी गई है। इसमें उन सभी दस्तावेजों की वैज्ञानिक जांच की गई है जो इस मुकदमे में प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि विनोद द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज पूरी तरह असली है, जबकि विक्रम सेठ के पक्ष से लगाए गए सभी दस्तावेज नकली और बाद में तैयार किए गए हैं। यह सुनते ही अदालत में बैठे लोगों के बीच हलचल मच गई। वर्षों से जिस सच्चाई को झूठ के पर्दे से छिपा कर रखा गया था, वह आज सबके सामने उजागर हो चुकी थी। इसके बाद जज ने उसी लिफाफे से एक और फाइल निकाली और कहा, इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 20 वर्ष पहले पुस्तकालय अध्यक्ष शिव कुमार ने अपनी जान पर खेलकर सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखा था। उनकी ईमानदारी और साहस के लिए तत्कालीन जिला शासक ने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके असामयिक निधन के कारण वह सम्मान कभी उनके परिवार तक नहीं पहुंच सका। राज्य सरकार ने अब यह सम्मान मरणोपरांत उनके पुत्र विनोद को देने का निर्णय लिया है। इतना सुनते ही विनोद की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसके पिता का संघर्ष और त्याग आखिरकार सम्मान पा गया हो। अदालत में बैठी आर्या मेहता अपनी सीट से उठी और विनोद के पास जाकर बोली, आज आपने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की रक्षा करने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। आपकी ईमानदारी ने कानून का भी सम्मान बढ़ाया है। पूरा अदालत कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पत्रकारों ने विनोद की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। वही साधारण पुस्तकालय अध्यक्ष जिसे लोग कल तक अनदेखा कर देते थे, आज पूरे शहर में ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। दूसरी ओर विक्रम सेठ का सिर शर्म से झुक चुका था। उसके पास अब अपने बचाव में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। तभी जज ने कहा, अदालत अंतिम निर्णय सुनाने के लिए कुछ समय बाद पुनः बैठेगी। यह सुनकर सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठने लगे। तभी अदालत के बाहर से पुलिस आयुक्त
तेजी से अंदर आए। उनके हाथ में एक नई केस फाइल थी। उन्होंने जज से कहा, माननीय न्यायालय, अभी अभी हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनमें पता चलता है कि विक्रम सेठ ने केवल संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र ही नहीं रचा, बल्कि वर्षों पहले हुई एक रहस्यमयी मौत का भी उससे सीधा संबंध है। यह सुनते ही पूरा अदालत कक्ष फिर से स्तब्ध रह गया। विनोद और आर्या ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हो गया कि असली कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अंतिम फैसले के साथ एक ऐसा रहस्य भी सामने आने वाला था जो पूरे शहर को हमेशा के लिए झकझोर देगा। कुछ देर बाद अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। पूरा न्यायालय लोगों से खचाखच भरा था। हर किसी की निगाहें जज की कुर्सी पर थी। पुलिस आयुक्त ने अदालत के सामने नई केस फाइल रखी और कहा, माननीय न्यायालय, वर्षों पहले पुस्तकालय अध्यक्ष शिव कुमार की मृत्यु को एक सड़क दुर्घटना मानकर फाइल बंद कर दी गई थी, लेकिन नई जांच में यह साबित हुआ कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र था। शिव कुमार इसलिए रास्ते से हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने असली दस्तावेज छिपाने से साफ इनकार कर दिया था। यह सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। विनोद की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे अपने पिता की मौत का असली कारण पता चल चुका था। पुलिस ने अदालत में मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, पुराने गवाहों के बयान और बैंक लेन देन के प्रमाण प्रस्तुत किए। सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे कि विक्रम सेठ का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा अपराध किया था। मुझे लगा था कि पैसा हर सच को खरीद सकता है, लेकिन मैं गलत था। मैंने निर्दोष लोगों का जीवन बर्बाद किया, एक ईमानदार इंसान की जान ले ली और वर्षों तक झूठ के सहारे जीता रहा। उसके इतना कहते ही अदालत में बैठे लोगों की आंखें नम हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा उद्योगपति अपने अपराधों को सबके सामने स्वीकार कर लेगा। जज ने गंभीर स्वर में फैसला सुनाया। अदालत विक्रम सेठ को धोखाधड़ी, सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर, षड्यंत्र और हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही जिस गरीब परिवार की संपत्ति छल पूर्वक छीनी गई थी, वह तुरंत उन्हें वापस सौंपी जाए। राज्य सरकार पुस्तकालय अध्यक्ष स्वर्गीय शिव कुमार को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेगी तथा उनके पुत्र विनोद को उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए विशेष सम्मान और पुस्तकालय विभाग में उच्च पद पर नियुक्त किया जाएगा। फैसला सुनते ही अदालत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। वृद्ध महिला रोते हुए विनोद के गले लग गई और बोली, बेटा, आज तुम्हारे पिता की आत्मा को सच्ची शांति मिल गई। आर्या मेहता ने मुस्कुराते हुए विनोद का हाथ थामा और कहा, मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े अमीर देखे हैं, लेकिन आज पहली बार एक सचमुच का धनवान इंसान देखा है जिसकी दौलत
उसका चरित्र और ईमानदारी है। विनोद ने नम आंखों से आकाश की ओर देखा और मन ही मन अपने पिता को याद करते हुए कहा, पिताजी, आपकी सीख हार नहीं सकती। सच को भले देर लगे, लेकिन उसकी जीत निश्चित होती है। कुछ महीनों बाद नगर के उसी पुराने पुस्तकालय का नया भवन बनकर तैयार हुआ। प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय शिव कुमार स्मृति सार्वजनिक पुस्तकालय। उद्घाटन के लिए शहर के अधिकारी, छात्र और सैकड़ों नागरिक आए। मंच पर विनोद को सम्मानित किया गया, लेकिन उसने अपने भाषण में केवल एक बात कही, किताबें केवल ज्ञान नहीं देती, वे इंसान को सही और गलत का फर्क भी सिखाती है। यदि जीवन में कभी झूठ और सच के बीच चुनाव करना पड़े, तो हमेशा सच का साथ दीजिए। हो सकता है जीत देर से मिले, लेकिन वह जीत हमेशा सम्मान के साथ मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि ईमानदारी, सत्य और अच्छे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। फिर हम अगली नई कहानी के साथ आपको फिर मिलते हैं। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।